अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और सुबह के समा में मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आपको मालूम है कि मुल्क में चल रही है इलेक्शन कैंपेन और आज जनाब इलेक्शन कैंपेन का है आखिरी दिन। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रही है। और आज तो वैसे भी आखिरी दिन हमने देख भी लिया है कि मुखालिफ पार्टीज़ पे तुंदो तेज़ जुमलों का कितनी तेज़ी से तबादला हो रहा है। अभी हम जिसे देख रहे हैं कि हर तरफ मुल्क में स्पेसिफिकली जो जल्द से जुलूस है उनका सिलसिला जारी है और मकामी कायदीन जो है और मरकज़ी कायदीन भी हैं, ये भी स्पेसिफिकली अपने जलसों से अपने कारकुनों से खिताब कर उनका खून गरमा रहे हैं। और मुल्क भर में इलेक्शन का रंग जम चुका है। खून जमा देने वाली सर्दी में भी तमाम सियासी जमातें अपनी बरतरी साबित करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। और ऐसे में हमने सोचा क्यों ना मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और वहाँ पर ज़रा जानते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, वहाँ के जो लोग हैं वोटर्स वो कितने तैयार हैं और वहाँ पे जो माहौल है वो कितना इलेक्शन वाला देख रहे हैं। मेरे साथ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे, इस्लामाबाद से हमारे साथ है शहजाद अली, लाहौर से हमारे साथ हैं मोहम्मद अली रज़ा और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहाबुर रहमान। आप चारों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं रुख करूँगी कराची का। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब, ये बताइए एक आज क्योंकि आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का और कल में देखा बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी रैली निकाली हुई थी कराची में। हमने देखा इनके पाकिस्तान वो भी कितनी यहाँ पे जो है एक्टिव चल रही है। पे जमात इस्लामी उनको भी हमने देखा कि किस तरीके से वो भी जगह जगह जलसे जुलूस कर रही है। आज आखिरी दिन है तो आखिरी दिन के हवाले से क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए 1970 के लिहाज से अगर देखें तो ये 12वें आम इंतखाबात हैं जिसके लिए खासी गहमा गहमी की तवक्को की जा रही थी और बड़ी हद तक वो तवक्को कम अज़ कम कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में तो पूरी हो रही है। आज रात 12 बजे तक तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन कराची का वोटर बड़ी हद तक मायूस भी है क्योंकि 5 साल पहले उसको जिन लोगों ने वादे किए थे तब्दीली के नाम पर, वो कोई बड़ी तब्दीली कराची में या मुल्क में नहीं आ सकी, बल्कि बाद में वो लोग खुद ही तब्दील होते चले गए। और अब सूरत हाल ये कि सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी हो या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी हो, नारे दावे तमाम जमातों के अपनी जगह पे हैं, लेकिन कराची का जो वोटर है जो 90,96,000 से ज़ायद है, वो परसों सुबह निकलेगा और यकीनन अपना फ़ैसला करेगा। जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो फ़ैसला करती है। तमाम तर सियासी जमातें अपने अपने हक़ में नारे लगवा रही हैं, रैलियां निकल रही हैं, स्टीमर हैं, जलसे, बैनर, पोस्टर, सब कुछ। लेकिन असल में लोग बड़ी हद तक मायूस भी हैं। गहमगहमी हमें नज़र आती है शाम के औकात में, मगरिब के बाद तमाम कैंपों पर रौनक होती है। कहीं तीर के नारे, कहीं पतंग के तराने, तो कहीं शेर की धाड़, तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन हकीकत यह है कि कराची में जो इतनी महरूमियाँ हैं उस हवाले से तमाम तर सियासी जमातों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और ख़ासतौर पर उन जमातों को भी कि जो कि कराची में अपना बड़ा स्टेक रखती हैं, उन तमाम जमातों को मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों को तवक्कुआत फिर भी हैं, लेकिन देखना यह है कि असल टर्नआउट कितना होता है। मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जारहाना अंदाज में जो इंतखाबी कैंपेन चला रही हैं जमातें, उनमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और MKM समेत दीगर जमातें हैं। पीपल्स पार्टी भी उसमें यकीनन शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा जो ज़्यादा फोकस है वो ज़िला बस्ती की जानिब है। जी सही, ठीक है। अच्छा जी, लाहौर की ज़रा हम सिचुएशन जान लेते हैं। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे लाहौर में हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद अली रज़ा हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद हैं। अली रज़ा, आप लाहौर में क्या जो है वो सियासी सीन देख रहे हैं? और इस वक्त अगर मैं इंतखाबात के हवाले से बात करूँ तो क्योंकि आज आखिरी दिन भी है, तो आज क्या मसरूफियत रहेंगी लाहौर में? जो हमारे बड़े पोलिटिकल लीडरान हैं उनकी, क्योंकि स्पेसिफिकली नून लीग जो है वो बड़ी जान मार रही है लाहौर में। आज बिल्कुल, चूँकि आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज़ है और तमाम सियासी जमात से अपने वोटर को कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और जो सियासी कायदीन हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आज लाहौर उनका जलसा मतवक्के है और उसके साथ साथ जो दीगर कायदीन हैं वो भी अपने वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त हम लाहौर के हल्का NA 128 में मौजूद हैं, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा और जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच मैदान में होते हैं। काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है, बैनर्स और जलसे जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। चूँकि आज आखिरी रोज़ है
तो इसीलिए जो तमाम पार्टी के कायदीन हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके के अगर बरादरियों की बात की जाए तो इस इलाके में अराई बरादरी का काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और इसके बाद भट बरादरी, गुज्जर बरादरी और दीगर भी बरादरियाँ यहाँ पर आबाद हैं। लेकिन जो अराई बरादरी है उसका वोट बैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। अगर इलाकों की बात की जाए तो इशरा का इलाका, गुलबर्ग का इलाका, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, ये इलाके इसमें शामिल हैं। और हिस्ट्री में देखा जाए तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलाके से कामयाबी हासिल की थी। और अगर मसाइल की बात की जाए तो इन इलाकों में गैस का मसला बहुत ही संगीन है। घरों में गैस ना आने की वजह से लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं और लोगों का यही कहना है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो हमारे मसाइल को हल करवाए ताकि जो लोग यहाँ पर आबाद हैं वो आसानी से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। जी सही, ठीक है। अच्छा जी, इस्लामाबाद से मैं ज़रा जान लेती हूँ कि जो इस पर जो वोटर हैं वो कितने पम्प्ड अप हैं, लोगों का क्या मिजाज है। मुझे ये बताइएगा शहजाद कि लोग कितने तैयार हैं और लोग जो उम्मीदवार उनके पास आ रहे हैं उनसे वादे कर रहे हैं, लोग उनसे मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं? लोगों का क्या मिजाज है? लोग कह रहे हैं कि लोग निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन घरों से बाहर, वोट देंगे, अपनी तकदीर बदलेंगे? जी मदिया, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में और यहाँ पर 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन होगा। NA 46, 47 और 48 तीनों नशिस्तों पर जो है वो तमाम जमातों की जानिब से जो तगड़े उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। अगर मैं सबसे पहले NA 46 की बात करूँ तो 2013 से 2018 में यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इस बार उन्होंने अपना आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आमिर मुगल जो है वो उसको मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ अंजुम अकील जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैदान में हैं और जमात इस्लामी से जो है वो मियां असलम इकबाल हैं। यहाँ पर 47 में जो है वो शुएब शहीन आज़ाद उम्मीदवार हैं तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जबकि यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो इस दफ़ा आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर NA 48 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर तीनों जो उम्मीदवार हैं जिनमें तगड़ा मुकाबला है उनमें साबिक जो राजा खुर्रम नवाज़ हैं ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, ये इस दफ़ा आज़ाद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। इसके साथ साथ इस हल्के में जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो भी आज़ाद में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ अली बुखारी जो है वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। लेकिन तीनों ही जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं वोटर्स के जो आपने सवाल किया उस हवाले से बताता चलूँ तो वोटर्स का ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक इस्लामाबाद में भी वोटर जो है वो मायूस हैं, क्योंकि किसी भी बड़े रहनुमा ने ना मुस्लिम लीग नून से, ना पीपल्स पार्टी से, ना ही तहरीक इंसाफ जो पिछले 5 साल बरसरे इक़्तिदार रही इस्लामाबाद में, उनके भी किसी रहनुमा ने या बड़े रहनुमा ने यहाँ पर जलसा नहीं किया। छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियाँ की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद में किसी भी जमात की जानिब से कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा जलसा जो है वो मुनक्किद नहीं किया गया। मासवाए इस इतवार को जो अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक साहब, उन्होंने जो है वो NA 46 और 47 में एक मुश्तरका जलसा किया है। इसके अलावा जो वोटर्स हैं वो भी थोड़े मायूस हैं। उनका ये कहना है कि तमाम ही लोग आजमाए हुए जो है वो इस बार फिर सामने आ चुके हैं और जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं कोई भी जो है वो उनको हल नहीं करता। बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं इलेक्शन से कबल, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो अवाम की उम्मीदें हैं कोई भी उम्मीदवार उन पर पूरा नहीं उतरता। लेकिन यहाँ पर एक और अहम चीज़ मैं मदिया आपको बताता चलूँ तो इस दफ़ा जो है वो कंपेन जो है वो डोर टू डोर तो की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया कंपेन्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए भी जो है वो वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए मैसेजेस और कॉल्स भी की जा रही हैं और वोटर्स को जो है वो सोशल मीडिया मैसेजेस के ज़रिए भी जो है वो 8 फरवरी को निकलने के लिए आमादा तो किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि एक दिन बाकी है और आज इलेक्शन कंपेन का आखिरी दिन है, तो देखते हैं अब 8 फरवरी को उम्मीदवार जो है वो किस तरह से वोटर को निकालने में कामयाब होते हैं और टर्न आउट बढ़ता है। अगर मैं आपको इस्लामाबाद के बुनियादी मसाइल तो ओवरऑल इस्लामाबाद में जो है वो तमाम तो लोग, हम सब वोटर्स भी हैं, आप सारे नुमाइंदे तो हैं ही, लेकिन आपसे भी मेरा सवाल है, जैसे शाहबुर रहमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद है, तो शाहब आप मुझे बताएं कि माजी में आपके इलाके में उम्मीदवारों ने इलाके की बेहतरी के लिए वैसे कितना काम किया है? जो आपके यहाँ के लोग हैं, आपके इलाके के भी लोग हैं और आपने आसपास भी इतने लोगों को देख रहे हैं, क्या वो उम्मीदवार जो उनके पास पहले आए और इलेक्ट हुए उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है?
कराची देखिए यहाँ के हालात जो है बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। गहमा गहमी तो काफ़ी उरूज पर है और आखिरी दिन है, उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं और वही पुराने और वही वादे और दावे कर रहे हैं कि हम ये मसला हल करेंगे, लेकिन जो इलाकों के लोग हैं वो उस तरह खुश नहीं नज़र आ रहे। यहाँ पे कुल जो है 5 कौमी असम्बली के हलके हैं और 13 सूबाई असम्बली के हलके हैं, लेकिन यहाँ पे सबकी नज़र NA-32 पे होती है वो, क्योंकि ये हलका जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। बड़े बड़े हुक्मरान इस हलके से उसका इंतखाब हो चुका है और यहाँ के लोगों ने उन्होंने मुंतखब करके और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तक पहुँचाया है, लेकिन यहाँ के अगर मसाइल देखें, बुनियादी मसाइल वो अभी तक हल ना हो सके। ये शहरी इलाका है और यहाँ पे जो गैस, बिजली और पानी के जो मसाइल हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग ये कहते हैं कि उम्मीदवार आते हैं और दावे तो करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर जो है वो अपने चंदों से हम ठीक करते हैं। ट्यूबवेल अगर यहाँ पे पानी का ख़राब हो जाए तो वो 15-20 दिन ख़राब रहता है और उसको कोई ठीक करने वाला नहीं होता। तो इस बार जो है यहाँ के अवाम ने ये फ़ैसला किया कि इस बार हम वोट चुन चुन कर देंगे, उस उम्मीदवार को देंगे जो हमारे इलाके का हो और वो बाद में हमारे साथ हमारे जो मसाइल हैं वो उसको हल करे। तो गहमा गहमी उस तरह जो 15-20 दिन हमने देखी उस तरह तो हमें नज़र नहीं आई। आज आखिरी दिन है, गहमा गहमी उम्मीदवारों की जानिब से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कारकुनान हैं उनका टर्नआउट कुछ इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पहले होता था। 10 साल यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है, लेकिन हम जितने हलकों की भी यहाँ पे बात करें तो अभी भी वो तमाम हलके अपने बुनियादी सहूलियात से महरूम है। किसी हलके में भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर के उस तरह काम हुए हैं। बाहर से तो जितने भी इलाके हैं उनको ठीक किया गया है। वही ओवरवोट का किस्सा है कि ना कि अब लोग करें कि हम चुन चुन के उन लोगों को वोट देंगे जो कि एक तो हमारे हलके में रहते भी हों, जो यहाँ के रहने वाले हों, मकामी हों, जो यहाँ के मसले मसाइल समझते हों, ताकि फिर वो हमारे मसले मसाइल का कुछ हल भी तलाश कर सके। बहुत शुक्रिया जी। पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान, लाहौर से हमारे साथ हैं मोहम्मद अली रज़ा, इस्लामाबाद से शहजाद अली और कराची से हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद आलम। आप चारों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि हमने सोचा आज बहुत ज़रूरी है, आखिरी दिन है जो इलेक्शन कैंपेन्स का, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं वो, और साथ में जो यहाँ पे जो लीडरान हैं, जो कि उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी कैंपेन को आखिरी दिन कैसे रन करने जा रहे हैं, इस हवाले से तो हमने उनसे जान लिया। हमने वैसे लोगों के पास गए, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद, उन्होंने लोगों से पूछा कि ठीक है मसले मसाइल तो बहुत हैं और आपसे जो वादे किए गए थे वो पूरे भी नहीं किए गए, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मुल्क के मसाइल का हल आपके पास क्या है? तो लोगों का क्या जवाब था, बड़ा दिलचस्प है, आपको सुनाती हूँ। अवाम को हमेशा लीडरों से शिकायत रहती है कि वो उन्हें उनके हुकूक दिलवाने के लिए सही तौर पर काम नहीं करते। हमने सोचा क्यों ना अवाम के पास जाएं और उनसे पूछें कि अगर उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वो क्या किरदार अदा करेंगे। आइए चलकर पूछते हैं। अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो जितने भी निकम्मे लोग सीटों पे बैठे हुए हैं जो इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, सबसे पहले उनको ठिकाने लगाएंगे। मुझे अगर बना दिया जाए मैं सबसे पहले तालीम और हेल्थ पे काम करूँगा। हम क्या करेंगे वज़ीर आज़म बन के, जिनका काम है वो करें। अगर मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें तो इंशाल्लाह ये जो मसले हैं रोडों के सबसे पहले सही है, सबसे पहले तो ये हल कराएंगे, क्योंकि डस्ट आपको पता है स्किन डैमेज हो जाती है। मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो इसमें बहुत से हमारे पास स्टेप्स होंगे, जिसमें पहले हमारी एक टीम बनी होगी। रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी एक टीम ऐसी है कि पाकिस्तान में ऐसी टीम अभी तक नहीं बनेगी जो उन रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज़ कर सके। अगर ऐसी रोड चलते को राह चलते को वज़ीर आज़म बनाने के तो हमारा मुल्क रोड पर ही आ जाएगा, जैसे भी आप देख लें, क्योंकि वही बैठे हुए जो राह चलते हुए उठ के वज़ीर आज़म बन गए। तो ये हमारे मुल्क का हाल है आपके सामने। बहुत सारे कानून में चेंजिंग करूँगा, जैसे गरीब तबका जो है उनके लिए सोचूंगा, फिर उसके बाद जो है अमीर तबके लिए सोचना भी चाहिए ताकि वो मुल्क के फेवर में काम करें। बिजनेस लेकर आऊँगा, यही चीज़ है जो कर सकते हैं अभी। करप्शन का तो जो है ना, इतना अरसा हुआ करप्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं और प्राइम मिनिस्टर सही अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सही कि जिसको बनाना चाहिए उसको बना ले। बेरोजगार के लिए जब ये यहाँ पे करप्शन ख़त्म होगी, क्राइम ख़त्म होगा तो अपने आप बिजनेस आएगा तो बेरोजगारी ख़त्म होगी। 50 डाकू बैठे हुए हमारे ऊपर, बस ये ख़राबी है और क्या ख़राबी है। सबसे पहले मैं एजुकेशन फ्री करूँगा। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो अवेयर होंगे, अवेयर होने के बाद वो अपना रोज़गार ख़ुद तलाश करेंगे। हमें अगर कोई मौका दे दे, ठीक है ना,
हमें मौका दे दे तो ये जो गवर्नमेंट का निज़ाम है ये निचले लेवल तक पहुंच जाए, आम आवाम की हद तक, तो तब जाके कुछ बेहतर हो सकता है। इनको सजाए मौत हो जाएगी, सबको सब कुछ सही हो जाएगा, हमारे कर्जे वर्जे सब खत्म हो जाएंगे, इनका ही पैसा लेके हम दूसरों को दे देंगे। हम बनेंगे तो हम तो सबसे पहले यही करेंगे, रोटी, जॉबें जो होती हैं, बेरोजगारियाँ, बिजली, पानी, मेडिकल कार्ड जो होना चाहिए, जो सहूलत बेसिकली लोगों के लिए होना चाहिए, वो सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। महंगाई के खात्मे के लिए करप्शन का खात्मा होगा, पहले करप्शन का खात्मा होगा, उसके बाद महंगाई खत्म हो सकती है। आवाम से बात करके अंदाजा हुआ कि माजी के नाखुशगवार सियासी तजर्बात और मायूसी उनके जहनों पे डेरा डाल चुकी है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि 8 फरवरी के दिन अपनी कौमी जिम्मेदारी समझकर अपना वोट कास्ट करें ताकि एक नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ सके। कैमरामैन मोहम्मद नईम खान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वोट कास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरीके से उन लोगों से सवाल कर सकेंगे जो हम पर हुक्मरान आएंगे। तो वोट कास्ट करें और अपनी किस्मत खुद तब्दील करें। हमने पिछले कई दिनों से आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है, वो है कि हम कराची के मुख्तलिफ हलकों में हमारे नुमाइंदे जाते हैं, वहाँ के मसले मसाइल आप लोगों के सामने रखते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे हलकों के एक ही जैसे मसले मसाइल हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, वहाँ पे पीने का साफ़ पानी जो है वो नहीं है, टैंकर से वहाँ पर पानी आता है। आज मैं आपको कौमी असम्बली के हलका NA 239 में लेके जा रही हूँ, जहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, इलाके के लोग गलियों में पैदल सफ़र करते हुए गटर में भी गिर चुके हैं। क्या अब भी इस हलके की आवाम को उम्मीद है कि सियासी उम्मीदवार उनके मसाइल का हल मुहैया करने में उनकी मदद करेंगे? इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब ने। आपको दिखाते हैं। कौमी असम्बली का हल्का 239 साउथ 1 2018 के आम इंतखाबात में इस नशिस्त पर PTI के अब्दुल शकूर शाद कामयाब हुए, PLP दूसरे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यहाँ से इंतखाब लड़ा और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद यहाँ पर 3,85,000 से जायद है। रवायती तौर पर यह सीट पीपल्स पार्टी की समझी जाती रही है, आम इंतखाबात में वही यहाँ पर कामयाब होती रही। लेकिन 2018 वो पहले इंतखाबात थे जब पीपल्स पार्टी के इस मजबूत किले में दरार पड़ी। अब लोग क्या सोच रहे हैं, वो किसको वोट देंगे, यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, ये हम उनसे जानेंगे। आइए हमारे साथ। क्या ये रोड यहाँ पर हम टूटा हुआ देख रहे हैं? सर ये काफ़ी टाइम से ख़राब लगा हुआ है, तकरीबन 3-4 साल हो गए। या पीपल्स पार्टी को लोग वोट देते हैं और ये काफ़ी टाइम से थोड़ा पानी होता है, जमा होता है और ट्रैफिक यहाँ से होता है। कल परसों बच्चे भी गिर गए, कल परसों मैं भी गिर गया था। उससे पहले हमने काफ़ी बार कंप्लेंट की, नायब नाज़िर को बोला है, ताल के सबको बोला हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई मीडिया वाला नहीं, कोई यहाँ प्रॉपर काम नहीं हो रहा। वोट के लिए आ जाते हैं, कोई कुछ काम नहीं हो रहा। तो ये हालत देख लो आप, रोजाना मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, कभी गाड़ी खराब हो जाती है। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पुलिस के थाना भी यहाँ पर है, DIG साहब का भी यहाँ पर दफ्तर है और यहाँ पर और भी सरकारी दफातर है और उसके सामने ही ये सूरत हाल है। तो किसको वोट दिया पहले आपने? पहले हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। इलाके के बड़े मसाइल क्या क्या आपके इस इलाके में? सबसे बड़ा मतलब हमारा सीवरेज का है और गंदगी का। ना गैस आती है, ना बत्ती आती है, हाँ बिल लंबे लंबे आते हैं। सबसे बड़ा माफिया बिजली वाला है, अब उसके पीछे गैस वाला भी माफिया बन गया। इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी आ रही है, उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, इंतखाबी मुहिम जबरदस्त तरीके से चलाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों पे हम देख रहे हैं कि झंडे लगे हुए हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं और उम्मीदवार वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन शहरियों के मसाइल बहुत है, कहीं सफाई का मसला, कहीं ये टूटी सड़कें, कहीं सीवरेज का पानी और कहीं कचरे के ढेर। क्या कहेंगे अपने इलाके के बारे में? यार बहुत हालात ख़राब है यहाँ के। मतलब अभी कैंडिडेट आ रहे हैं कि हम लोग ये करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन हमने उनसे सवाल किया कि हम लोग को पहला करके दो फिर वोट लो। आगरा ताज समझो लावारिस है, इसका कोई वली वारिस नहीं है। लेकिन अभी इलाके के लोगों ने ये बात तय की है कि अगर हमारे इलाके का काम होगा, ये गंज साफ होगा, तो कोई भी होवे, PP होवे या नून होवे या PTI होवे, हम वोट उसी को देंगे जो हमारे इलाके का काम करेगा। यहाँ पर अब हमने ये इस गली में अगर हम गुजरें तो आप ये देख सकते होंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे भी हैं साथ में जो दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए आए और ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं। इस गंदे पानी के अंदर से लोग जा रहे हैं। इस तरह पहले भी हमने आपको बताया कि जो निकासी जो सीवरेज सिस्टम है, ये एक बड़ी वजह है कराची में सड़कों की तबाही का और बड़ी मुश्किलात होती हैं हर इलाके में। हमने ये देखा कि जो सीवरेज सिस्टम है अगर ये दुरुस्त हो जाए तो सड़कें भी महफूज होंगी और ये पानी इस तरह सड़कों पर खड़ा नहीं होगा। सफाई के लिए शिकायत कर करके थक गए हैं, लेकिन जो ना फिर वही हाल होता है। पीपल्स पार्टी का मरकज है, कोई भी रोड रास्ता नहीं बना हुआ है, ये जुल्म की इंतहा है।
यहाँ तो पेट में दर्द हो गया रिक्शा चलाते चलाते। बहुत यार अफसोस की बात है। गैस, बिजली, पानी, रोड सब कुछ मिला हुआ, हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं। अल्लाह का बहुत करम है, और क्या चाहिए हमें। फिर अभी इलेक्शन हो रहे हैं, फिर ये गैस बिजली और आएगा हमारे पास। ये इसकी कमियां नहीं है। अब ये लोग इलेक्शन पैट होएगा, उसके बाद देखे जाएंगे कौन है अपना कौन पराया। लियारी का भी आपने देखा तब्दील होता हुआ? ये कहाँ देखा हुआ, यही है, यही वही लियारी है, वही हाल है। तब्दील हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रहे हैं, माल खा रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं। लियारी के मसाइल की तो बात की, लेकिन यहाँ के नौजवानों के टैलेंट की बात ना की जाए तो ज्यादती होगी। यहाँ के नौजवान बॉक्सिंग और फुटबॉल से दीवानगी की हद तक लगाव रखते हैं। ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह का ताल्लुक भी इसी इलाके से था और यहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ क्लब्स में नौजवान फुटबॉल और बॉक्सिंग खेलते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए तो मुल्क की कमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ असलम खान समा, कराची। एक लेंगे अब छोटी सी यहाँ पे ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट में आज क्या सूरत हाल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन में और हमारे सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। रिजवान, ये बताइएगा कि कल बड़ा अहम दिन है इंतखाबात में, अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ये बताएं कि स्टॉक मार्केट की जो रिएक्शन है वो कैसा है और सरमायादार क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी की जीत और हार जो है वो मार्केट पर किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट डाल सकती है। वालेकुम अस्सलाम मदिया। स्टॉक मार्केट ना सिर्फ ये कि माशी इंडिकेटर होता है किसी मुल्क का, ये एक सियासी नब्ज़ भी होती है और सियासत में जो उतार चढ़ाव हो रहे होते हैं उसका रिफ्लेक्शन, उसका असरात स्टॉक मार्केट पे फौरी तौर पे नज़र आते हैं। सिर्फ 48 घंटे इंतखाबात में रह गए हैं और आज स्टॉक मार्केट में बड़ा तेज़ी का रुझान हम देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट 63,300 से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इसमें इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए तो किन चीज़ों पे अब स्टॉक मार्केट का इन्हिसार है और वो क्या देख रहे हैं, सरमायाकार क्या सोच रहे हैं, जो आपका सवाल है, तो देखें अब 2 चीज़ें हैं जिन पे 2 फैक्टर ऐसे हैं जिस पे स्टॉक मार्केट का इन्हिसार है और स्टॉक मार्केट को इस पर आगे चलना है। सबसे बड़ा फैक्टर है इंतखाबात, और इंतखाबात में अब सरमायाकार ये देख रहे हैं कि किस तरह होते हैं, कितने इसमें कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं होती, इसमें ये जो इंतखाबात के नताइज आते हैं इसको किस हद तक तस्लीम कर लिया जाता है, उसके बाद किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, किसकी गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट कितनी तगड़ी होती है और उसकी सूबों में हुकूमत किस तरह बनती है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टॉक मार्केट के सरमायाकार सोच रहे हैं। और अगर ये सब चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं और नून लीग जो जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी जीत के ज़्यादा इम्कानात हैं, हुकूमत बनाने के ज़्यादा इम्कानात हैं, तो अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट के सरमायाकार ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी और फंड्स वगैरह जो है वो स्टॉक मार्केट में दोबारा से माल लेना शुरू करेंगे। ये तो हो गया इंतखाबात के हवाले से, मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ जो है दूसरा फैक्टर जो है, देखें IMF के पास पाकिस्तान का एक प्लान गया हुआ है सर्कुलर डेट को ख़त्म करने का, उसको कम करने का और उसको आगे मज़ीद ना बढ़ने देने का। तो ये प्लान जो है ये एक वन टाइम कैश इंजेक्शन है जो हुकूमत अपनी केटी से वो गैस कंपनियों को जारी करेगी। वो गैस कंपनियां OGDC, PPL और कुछ और इदारों को ये रकम जो है वो देंगे, क्योंकि OGDC और PPL में हुकूमत सबसे बड़ी खुद शेयर होल्डर है। तो ये रकम डिविडेंड की शक्ल में OGDC, PPL जो डिविडेंड बड़ा अनाउंस करेंगे वो उसकी शक्ल में हुकूमत की केटी में वापस आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि आज इंतखाबात की जो कैंपेन है उसका आखिरी दिन था। अब कल का दिन ज़रा रेस्ट लेंगे और उसको इंतखाबात, तो ये 2 दिन जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे क्या जो है वो रिएक्शन हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध में कैदियों की ऑनलाइन पेशी के लिए जेलों में वीडियो लिंक सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। ये सुबह सिंध में अदालती तारीख का एक बहुत अहम कदम है जिससे कैदियों की पेशी का बड़ा मसला हल हो गया है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जेल में वीडियो लिंक सिस्टम का खुद इफ्तिताह किया और वीडियो लिंक निज़ाम के बाद जेलों से अब
कैदियों की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी होगी, जिससे मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। आपको पता ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूट का भी कितना इशू था। DIG जेल खाना जात कराची रीजन मोहम्मद हसन सेतो साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सेतो साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। ये बताइए कि वीडियो लिंक के जरिए कैदियों को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उनकी तफसील क्या है? थैंक यू वेरी मच। देखें, कराची में 7,000 कैदी हैं और इतने ही कैदी मलिर जेल में हैं, 24,000 कैदी पूरे सिंध में हैं। और ज़रूरत इसकी ये पड़ी कि ये कैदी टाइम पे पेश नहीं हो पाते थे। अगर पेश हो रहे हैं तो मसले मसाइल हो रहे हैं। पूरे लास्ट ईयर 1 साल में कराची सेंट्रल जेल के 7 कैदी बाहर कोर्ट पुलिस से भाग गए थे, एस्केप कर गए थे। तो एक तो ये फ़ायदा है कि अगर कैदी बाहर नहीं जाएंगे, इतनी ट्रैफिकिंग जेल से बाहर रोज़ाना जा रही है और आ रही है, तो जेल की उनकी एंट्री में भी दुश्वारी हो रही है। बाहर इतना इनके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, तो इससे बच जाएंगे। तो अभी वैसे वीडियो लिंक जो है हमारे सारे सेंट्रल जेलों पे मौजूद है, लेकिन वो इतने पैमाने पे नहीं है, इंडिविजुअल केसेस कोई उस पर चलते हैं। अच्छा सर साहब, ये कैदियों की प्रोसीडिंग्स का ये सिस्टम वैसे ही काम कैसे करेगा, ये ऑपरेट कैसे करेगा? जी, हमारे पास वो एक बुगुत होगा, तो उसमें स्क्रीन होगी, वीडियो लिंक उसमें होगी। जो कैदी यहाँ कोर्ट को देखेगा, कोर्ट वाले इस कैदी को देखेंगे। इतनी स्क्रीन होगी जैसे लैपटॉप की होती है, लैपटॉप से थोड़ी बड़ी तो उसमें वो उसके वकला वगैरह वहाँ खड़े होंगे कोर्ट में, कोर्ट से ही सवाल जवाब किए जाएंगे। और ये कैदी यहाँ बैठ के स्क्रीन के सामने, जैसे आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लिंक यहाँ लगी हुई है, यहाँ रजिस्ट्री में, यहाँ से भी जब कोविड था तो यहाँ से पेश हो रहे थे, वहाँ फिजिकली लोग नहीं जा रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे जेलों पे होगा। और मेरे ख्याल में फ़ायदा सबसे ज़्यादा तो होगा प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके बाद होगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, कि इतने एक्सपेंसेस, इतनी सारी गार्ड फ्री हो जाएगी, इतनी गाड़ियाँ, फ्यूल की बचत हो जाएगी। ये यकीनन बड़ा एफिशिएंट आप लोगों का एक इनिशिएटिव है, लेकिन ये बताएं कि कब से बाकायदा तौर पर ये इस्तेमाल में भी आ जाएगा? अब ये मुकम्मल होने में तो मेरे ख्याल में कोई 1 से 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है 200 बूथ हमें चाहिए, उसके लिए एक लॉकअप चाहिए 600 कैदियों का। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, बनेगा। तो स्टार्ट हमारे पास हो गया, चार हमारे पास हैं, 4 और अभी हफ्ते 10 दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये 8 तो होंगे, लेकिन 8 और 200 में बड़ा फ़र्क है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर अभी से ही शुरू होगा। अभी हमारे IG प्रिजन जो हैं वो इसका बना रहे हैं, बना के लेके जाएंगे MIT2 के पास, CJ साहब के पास, तो वो इंशाल्लाह अप्रूवल दे देंगे और फिर सिंध हुकूमत उसके साथ खड़ी है, उसकी कंप्लाइंस करेगी। तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन 1 से 1.5 साल 2 साल लगेगा। ओके, सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट, ये हमें मालूम नहीं था। अच्छा, मुझे ये बता दें, इस वक्त जेल इंतज़ामिया को कैदियों की अदालती कार्रवाई में किस तरह की रुकावटों का सामना है, और ये भी बताइएगा कि मुकदमात के दौरान तो कैदियों की दस्तावेज़ात की तस्दीक की ज़रूरत भी पड़ती है। जब वीडियो लिंक में तमाम तर चीज़ें होंगी, तो वीडियो लिंक के निज़ाम के तहत ये कैसे मुमकिन होगा? कराची सेंट्रल जेल का तो ये अलमिया है कि कैदी पेश नहीं हो पाते, यहाँ से जेल से भी नहीं जाते, क्योंकि अगर 20 गाड़ियाँ रिक्वायर होती है तो 15 गाड़ियाँ मिलती है, 5 गाड़ियों के कैदी रह जाते हैं। और फिर कैदी जब कोर्ट जाते हैं बाहर, उनके दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो मंशात का इस्तेमाल भी होता है। फिर मंशात जेलों तक आ जाती है, पेट में खा कर आते हैं। हमारे पास तो फिज़िकली एक हाथ लगाते हैं कपड़ों को, सीने को, कि भाई वो क्लियर होगा, लेकिन जो पेट में खा कर आता है वो तो फिर अंदर जाके वोमिट करके निकालता है, या कभी फट भी जाती है कैदी, मर भी जाता है। तो उससे भी बचत हो जाएगी कि ये कैदी हमारे पास घर वालों की अमानत है, सोसाइटी की अमानत है। हम कहते हैं कि सही सालिम दिमाग से ये वापस अपने घर वालों को जाएं, और जो प्रोसीडिंग है वो टाइमली हो जाए। जो कैदी 6 महीने साल पेश नहीं हो पाता, कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो ये कैदी की ट्रायल डिस्टर्ब हो जाती है। कैदी ट्रायल अगर टाइम से हो जाएगी तो इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, ऑफ कोर्स ये इतना ज़बरदस्त और बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपने जैसे कहा कि अभी इसमें टाइम लगेगा। मुझे बताएं कि जो कैदी हैं वो कितना उससे सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, और वो कितना पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो उनके मुकदमात इस सिस्टम की वजह से, इस इनिशिएटिव की वजह से निपटेंगे? वो हमारी ऑनलाइन हो जाएगी इंशाल्लाह कि कोई भी पुलिस अफसर यहाँ चेक करेगा कि वो एक PMIS हमारे पास सिस्टम
अभी स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी अभी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो एक पुलिस ऑफिसर जो जैकबाबाद में बैठा हुआ है वो वहाँ से चेक करेगा कि फ़ला नाम का कैदी किस जेल में बंद है, ताकि उसका जो सेकंड केस है या इंटरोगेशन है वो उसको आसानी मिल सके। चलें, ठीक है जी। हमारे साथ मोहम्मद हसन सैतो साहब मौजूद थे और बता रहे थे इस इनिशिएटिव के हवाले से कि अब जो ऑनलाइन जो पेशे हैं वो भी मुमकिन हो सकेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा बूथ दरकार होंगे। और इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया गया था कि जी इसमें काफ़ी पैसे लगते थे, ट्रांसपोर्टेशन में भी, बहुत सारी चीज़ों में भी। और अब जब हम ऑनलाइन के हवाले से बात करें कि जी जो ऑनलाइन जो वीडियो लिंक के थ्रू जो मुकदमात की समाअत हो पाएगी, तो उसमें भी अभी कह रहे हैं कि जी काफ़ी वक्त दरकार तो है और साथ में उसमें भी फंड्स ऑफ कोर्स लगेंगे। सो अभी भी अगर उस पर काम करना शुरू किया जाएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और कुछ हमारे आसपास के ऐसे लोग हैं जो हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर जो दुनिया चल रही है तो वो इस वजह से चल रही है क्योंकि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। आजकल के दौर में एक जुमला जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो ये है कि जी हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, और आज के ज़माने में वो पहली वाली बात नहीं रही, और ये कि नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं और अच्छे काम कर भी रहे हैं। किस्सा बेसिकली यूँ है कि अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली एक खातून डेरा गाजी खान हाईवे पर सफ़र करते हुए कहीं थोड़ी देर के लिए रुकी और वहीं पर अपनी 2 डायमंड की जो रिंग्स हैं वो भूल गई। अच्छा, इन रिंग्स की जो मालियत थी वो 10 लाख रुपए थी। वहाँ से रवानगी के बाद जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो उन्होंने क्या गलती की है, तो उन्होंने हेल्पलाइन के ज़रिए लाहौर मोटरवे पुलिस से रब्ता किया, जिसके नतीजे में लाहौर मोटरवे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और डॉक्टर समीरा नामी इन खातून को उनकी खोई हुई रिंग्स वापस मिल गई। यही वाक़या डॉक्टर समीरा की ज़ुबानी भी सुनते हैं। डॉक्टर समीरा हफीज़, मैं अमेरिका से आज अपने घर लाहौर से जा रही थी डीजी खान। रास्ते में मैं एक सर्विस एरिया पे रुकी फ्रेश होने के लिए, तो मैं अपनी 2 डायमंड रिंग जिनकी वर्थ 10 लाख रुपए है मैं भूल गई। तो फिर मैंने हेल्पलाइन पे, मोटरवे हेल्पलाइन पे कॉल किया और बहुत ही टाइमली रिएक्शन, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, a great team effort, very honest, like in a seconds they solved the problem। और मुझे वो रिंग्स उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाई, very respectfully, and I'm very proud of all the teamwork they showed today। Really thankful and grateful to all of them, all of them। I'm very thankful। Thank you। I'm sure कि इस तमाम सिचुएशन जानने के बाद आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई वो कौन 3 फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, और आजकल के दौर में इतने ईमानदार लोग थे जिन्होंने ये काम किया। तो वो 3 ईमानदार ऑफिसर्स जिन्होंने ये बेहतरीन मिसाल कायम की इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। उनमें सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जाहिद इकबाल, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर सुल्तान खान और पेट्रोलिंग ऑफिसर इसहाक सादिक जो हैं वो शामिल हैं। आप तीनों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है जो कि आप तीनों ने किया, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये बताएं कि आज के दौर में जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम हमें नज़र आ रहा है, आप तीनों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक और अमानतदारी की एक मिसाल कायम की। मतलब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि दिल में ख्याल तो नहीं आया कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट का बेसिक स्लोगन जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक अमेरिकन नदार जो पाकिस्तानी डॉक्टर थी, उन्होंने सर्विस एरिया जड़ा वाला वॉशरूम के लिए रुकी। जब वो 25 से 30 किलोमीटर आगे जा चुकी थी तो उन्हें याद आया कि रिंग उधर ही रह गई हैं। मैंने मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन के जरिए जैसे ही हमने कॉल वसूल की तो मैंने अपने दोनों अफसरान को कहा कि फौरी मौके पर पहुँचे, मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो वहाँ 4-5 वॉशरूम में तो हमने जो लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे उनको रोक दिया और सबकी एक करके तलाशी ली, और एक में से वो उनकी अमानत मिल गई। फौरी हमने अपनी गाड़ी भिजवाई, उन्हें वहाँ से वापस बुलवा के रिस्पेक्टफुली उनके हैंड ओवर कर दी उनकी अमानत।
ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैं खुद भी मोटरवे पे कई बार सफ़र कर चुकी हूँ और ऐसा होता है कि आपको पता होता है कहीं वॉशरूम के लिए आप रुके, कोई चीज़ आपकी वहाँ पे रह गई तो फिर तो भाई ये सोचे ही मत वो चीज़ कभी आपको मिल सकती है। और ये तो एक ऐसी सूरत में उनको चीज़ वापस मिल गई कि उनकी डायमंड की रिंग्स थी। तो मुझे बताएं, जब डॉक्टर सुमेरा की तरफ से हेल्पलाइन पे जब कॉल मौसूल हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या था और किस तरीके से आप लोगों ने इस वक्त जो है वो चीज़ें फ़ौरन मैनेज की कि हमने ये करना है? जैसे कि आपने खुद ही इस चीज़ को सेकंड कर दिया कि ये एक पब्लिक में काम था, यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। तो हमने बगैर टाइम ज़ाया किए तो पूरी टीम ने कोऑर्डिनेट किया और फौरी इस पर एक्शन लेते हुए उस मकाम पे पहुंचे और उनकी जो वहाँ रिंग्स रह गई थी उनको वसूल किया। और ये बेसिकली हेल्प ही हमारे डिपार्टमेंट का जो है एक सरमाया है। अच्छा देखिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स जब हम वॉशरूम वगैरह पे यूज़ भी करते हैं तो वज़ू के लिए मैं अक्सर ख़वातीन को देखते हैं, अभी जब वज़ू कर रहे होते हैं तो चीज़ें वहाँ पे उतार के रख देते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि जो आपके ख़वातीन का स्टाफ होगा कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ होगा जिसने उन्होंने कोऑपरेट किया होगा। और क्या इतनी आसानी से उनकी चीज़ें मिल भी गई थी? जी, उसमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी क्योंकि वहाँ के चार पाँच वॉशरूम है तो हमने तमाम को एक एक करके और एक में से मिल के हमारी लेडी ऑफिसर जो कि ऑन ड्यूटी थी मसरत बानो उन्होंने हमें हेल्प किया। थैंक यू। हाँ, ऑफ कोर्स उनके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। अगर वो ना ये करती तो फिर तो ऑफ कोर्स आप लोग इसको कैसे हैंड ओवर करते। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, अगर खुदा ना खासा कोई शख्स मोटरवे पे ट्रैवल करता हुआ अपनी कोई चीज़, अपने पैसे अपने वॉलेट की गिरा बैठे तो किस तरीके से फिर आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं? क्या वही जो डॉक्टर सुमेरा ने किया कि वो उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल की मोटरवे पुलिस की और फिर मोटरवे पुलिस ने जहाँ पे वो रुकी थी उधर से जाके वो चीज़ें रिकवर की थी, ऐसे ही होता है? डेफिनेटली मैम, ये जो हमारा मोटरवे की पुलिस हेल्पलाइन है, आप फौरी उस पर रब्ता करें और विद इन सेकेंड्स वो जो फील्ड ऑफिसर होते हैं मुतल्लिका एरिया के उनके पास उसकी इत्तला पहुँच जाती है। इसके अलावा अगर आपका हेल्पलाइन पे अच्छा, आपके साथ जो दो पेट्रोलिंग ऑफिसरान बैठे हैं, मैं चाहती हूँ जरा वो भी आप जरा बताएं कि उनका साथ में क्या क्या किरदार है, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हैं और मैं चाहती हूँ वो भी मेरे शो में आए, कुछ तो बोलें। जी मैडम, जब मुझे कॉल मिली है तो मैंने फौरी तौर पे 2 किलोमीटर फासले पे थे हम, तो फौरी तौर पे मैंने उनको कॉल किया और जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था सर्विस एरिया की तरफ, तो उनको ऑनलाइन मैंने लिया हुआ था और उनसे मैं पूछ रहा था कि आपके जो रिंग्स है कहाँ से गिरे हैं, तो कहाँ पे रह गए हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और एग्जैक्ट 2-3 वॉशरूम चेक करने के बाद जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से मुझे मिल गए। अच्छा, मुझे बताएं, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स ऐसी ही अपनी कीमती चीज़ या कोई भी चीज़ भूल गया और उसको मिल गई हो? जी सर, जी मैडम, ऐसे ही होता है। ये हमारी दौरान ड्यूटी है तो हमारा रूटीन का वर्क है। लोगों की बहुत सारी कीमती अशिया जो हैं वो भूल जाते हैं। एक्सीडेंट की सूरत में एक ही बंदा होता है, हमारे और अल्लाह के सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम उसके वर्षा के पास उसकी हर चीज़ एक पैनी तक नहीं पहुँचा देते उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठते। ये हमारी सीनियर मोस्ट जो है उनकी तरफ से डायरेक्शन वक्तन फवक्तन पास होती रहती है, हम उन पर 100% अमल कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि हम बार बार जो रिंग्स की पिक्चर्स भी दिखा रहे, सो दिस लुक्स लाइक अ वेडिंग बैंड, कि एक वेडिंग बैंड और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद फिर एक वेडिंग रिंग भी, और ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और ख़वातीन के लिए ये बड़ी उनके दिल के करीब होती है। मतलब ज्वेलरी तो सारी उनको बड़ी अजीज़ होती है, लेकिन जो वेडिंग रिंग होती है वो बड़ी उनके लिए ख़ास होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे प्रोग्राम के हवाले से आप उन तमाम तो लोगों को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दें जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मतलब बेईमानी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। आपके प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हमेशा ऑनेस्ट रहें, कोई कीमती चीज़ देख के अपने ईमान को ज़ाया न करें, जिसकी चीज़ है उस तक पहुँचाएँ वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि जो आपका रिज़्क है वो कोई और नहीं ले सकता। और हमारे मोटरवे पे पुलिस का रिज़्क तो अल्लाह ताला ने। मुझे बताएं, आपको आपके दायरे की तरफ से कोई नाम मिला है? मतलब ऑफ कोर्स आपने अपने दायरे का नाम रोशन किया है, कुछ ना कुछ तो मिला होगा या बस शाबाशी मिली? जी बिल्कुल, कोई भी ऑफिसर ऐसा काम करता है, महकमे की इकनॉमी का बायस बनता है, तो हमें हमारी इनकरेजमेंट होती है, हमें ज़रूर नाम से नवाजा जाता है, जो सर्टिफिकेट होता है तारीफ उससे नवाजा जाता है। हमारी सीनियर कमांड हमारी इस सिलसिले में बहुत हौसला अफजाई करती है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये तीनों पेट्रोलिंग अफसरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल कायम शोर के
इनसे और बहुत सारे लोग भी सीखें। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम एक बड़े इवेंट के वाले से बात तो कर ही रहे हैं जो कि इंशाल्लाह होने जा रहा है 8 फेब। और पहले इतने अभाम थे, बार बार ये बात किया जा रहा था कि पता नहीं इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। हमने देखा बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालात अपने शो में उठाना शुरू किया। और उसके बाद फिर लोगों में ये तजस्सुस पैदा हो गया कि भाई पता नहीं अगर ये लोग ये बात करें तो क्या इलेक्शन टाइम पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन इलेक्शंस हो रहे हैं टाइम पर, और वही तमाम तर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जर्नलिस्ट अब परेशानी का इजहार करें और एक तरीके से हैरानी का इजहार भी करें कि हाँ भी इलेक्शन तो अपने टाइम पर ही हो रहे हैं। सो इलेक्शन तो टाइम पर हो ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी हुई है और बड़ी कामयाबी की हमारे लिए बात है जो कि आपके चेहरों पे लेकर आएगी मुस्कुराहट, वो ये है जनाब कि हमारी पाकिस्तानी कौमी टीम के खिलाड़ी तो क्रिकेट के आपको पता है हमें खुश नहीं कर सके, लेकिन हमारे नए नन्हे सितारे जो हैं, बट नॉट वेरी नन्हे, लेकिन जो हमारे इनसे जो जूनियर सितारे हैं उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और खेल रहे हैं और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और इस खबर के मिलते साथ ही दिलखुशी से बाग बाग हो गया। जी जनाब, हमारी ही अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर अपना सिक्का जमा दिया है फाइनल में। और इसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन की कुर्सी पर भी हो रहे हैं इंतखाबात और ये बात तकरीबन तय है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है कि इससे पहले भी हमने देखा कि नजम सेठी साहब भी निगरान वज़ीर आला बनने के बाद फिरोजपुर रोड में पीसीबी की हॉट सीट पर आए थे। लेकिन लीग्स के हवाले से भी हमारे साबिक क्रिकेटर्स नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जी क्रिकेटर्स को लीग्स खेलने के लिए एनओसी दिए जाएँ। और क्या कुछ हो रहा है हमारे खेल के मैदान में जान लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इमरान, ये बताएं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग टैलेंट ने एक बार फिर दुनिया को हैरान किया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका और सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ ये है कि अंडर 19 टीम जो कि वर्ल्ड कप में इस वक्त शरीक है और वर्ल्ड कप में उसने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। तो एक बड़ा लो स्कोरिंग मैच था पाकिस्तान का अगेंस्ट बांग्लादेश जिसमें कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने और उसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान के ये जो फास्ट बॉलर जो कि अंडर 19 टीम का हिस्सा है, इन्होंने इस इवेंट में अब तक बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और जो पाकिस्तान ने मैच जीता था अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें चूंकि लो स्कोरिंग था, पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेट्स लेना थे और पाकिस्तान के बॉलर्स ने विकेटें ली, मैच जीता और बांग्लादेश को आउट किया। तो पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलिंग जो टैलेंट है उसने एक मरतबा फिर दुनिया को मुतासिर किया, हैरान किया और लोग एक मरतबा फिर पाकिस्तान दुनिया भर में बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सरजमीन है पाकिस्तान जहां से हमेशा अजीम फास्ट बॉलर्स दुनिया के सामने आते रहे हैं और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। उसमें उबैद शाह खेल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के नसीम शाह के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई हैं। दिशान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 3-4 फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। जुनैद खान जो कि एक बड़े नुमाया क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, बाएं हाथ से बड़ी तेज गेंदबाजी करते थे। भारत के खिलाफ उन्होंने भारत में बहुत शानदार खेल का भी मुजाहरा किया था जब पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया था। तो वो इस टीम के कोच हैं। मोहम्मद यूसुफ इस टीम के हेड कोच हैं। तो जुनैद को भी क्रेडिट जाता है। पता चलता रहता है मुख्तलिफ वक्तों में कि इन खिलाड़ियों पर, इन फास्ट बॉलर्स पर टेक्निकली मेंटली काम करने की ज़रूरत है और वो कर रहे हैं इसके ऊपर। चूंकि इस वक्त वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले उन्हें पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया था, तो बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर सुनने को मिली है कि जुनैद खान चूंकि खिलाड़ी टूर पर हैं तो कुछ गैर ज़रूरी तौर पर वो चीज़ें जो उनकी बुनियादी खामियां या कहीं ना कहीं खामियां, उनकी तरफ तवज्जो देने की बजाय या उन पर काम करने की बजाय जो ऑन टूर आप खिलाड़ियों से बातचीत करके उनको बेहतर कारकर्दगी की तरफ उभार सकते हैं या उनकी जो पोटेंशियल है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर काम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो पता चला है वो यही है कि उनके निगाह में है कि जो उन्होंने इन फास्ट बॉलर्स में जो नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं, इनको जिस अंदाज से अगर कहीं इनके रनअप में, इनके फॉलो थ्रू में, इनकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं फास्ट बॉलिंग की, अगर कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामी है तो उस पर मजीद काम करेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद ये है
कि अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं, विकेटें हासिल कर रहे हैं, दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं, पेस भी है पाकिस्तान के पास, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस अंडर 19 टीम में अगर आप बैटिंग के शोबे में भी देखते हैं तो वहां पर भी जो सबसे ज्यादा खुश आइंद चीज नजर आती है वो यही है कि पाकिस्तान के बैटर्स नौजवान ये इनिंग्स बिल्ड करते हुए, इनिंग्स को बनाते हुए, लंबी बैटिंग करते हुए मैचेस जीतने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान इसमें कामयाब भी रहा है। अगर हम इस वक्त में देखते हैं तो सबसे ज्यादा मसला पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान के लिए यही रहा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, बैटर्स जो हैं, वो इम्पैक्ट इनिंग्स के नाम के ऊपर छोटी छोटी पारियों के ऊपर तरजीह देते हुए पावर हिटिंग के ऊपर बड़े शॉट्स की तरफ ज्यादा रुझान रहा और वो मतलब इनिंग्स को उस तरीके से बिल्ड नहीं करने की तरफ जा पा रहे थे। लेकिन इस टीम में ये खूबी नजर आती है कि बैटिंग के शोबे में कि आपको स्ट्रोक्स की रेंज नजर आती है, बड़े शॉट्स भी खेलते हुए खिलाड़ी नजर आते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम ये है कि कोर्स लाइक हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। फिर हमारे बैट्समैन, उन्होंने भी बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। ऑफ कोर्स इसके बगैर तो जो उन्होंने कामयाबी हासिल की उनको मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन अभी आगे कितने हॉट फेवरेट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी फाइनल का मैच भी होना बाकी है। सो कितने कवि चांसेस आपको लग रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे लड़के जीत जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की इस टीम में पोटेंशियल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जिस तरीके से एशिया कप में इन्होंने खेला और जितनी इंफरादी तौर पर ये अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग में अगर पाकिस्तान के पास विकेटें लेने वाले खिलाड़ी हैं तो रन्स करने वाले भी हैं, तो हमें बड़ा पुरुमीद रहना चाहिए। टूर्नामेंट का हार जीत, लेकिन देखें इस उम्र में अगर आपको जीत मिल जाती है तो इससे ज्यादा बेहतर जायका तो आपको कोई नहीं होगा कि आपको नौउम्री में ही एक बड़ी कामयाबी मिल जाए। लेकिन जो डेवलपमेंट वाला पहलू है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके ये प्लेयर्स जो है ना, ये आइडेंटिफाई हो गए हैं कि इनमें टैलेंट है। इनको अगर ये यहाँ पर जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा न खास्ता टाइटल नहीं जीत पाते हैं तो इनके ऊपर इतने ज्यादा और तवज्जो के साथ काम होना चाहिए कि इनकी अगली क्रिकेट प्लान होनी चाहिए कि जो अंडर 19 खेल सकते हैं उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको कैसे देखना है। इनके टूर्स जो हैं, पाकिस्तान की ए टीम के टूर्स जो हैं वो प्लान होने चाहिए। इनमें से खिलाड़ी उनमें जाएं जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर्स थे, वो उसमें ए टीम में आए। और ये एक पाथवे जो है हमें बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है। लेकिन इस टीम में ये पोटेंशियल जरूर नजर आता है कि ये बिल्कुल हैरान कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस मैं कह रही हूँ इमरान, बस हमें हैरान ही करें अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से, हमें बस परेशान ना करें जैसे कि हमारे सीनियर खिलाड़ी ने हमारे साथ किया हुआ है। अच्छा, आज का दिन वैसे इमरान इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने तो मैं तो कहती बड़े परेशान किया हुआ है, तो अब हम कहते हैं हमें ब्रेक दे दे परेशानी से और आगे अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा इमरान, आज की अगर मैं दिन के हवाले से बात करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे क्योंकि आज चेयरमैन के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब अगर नए चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इससे आइंदा 3 साल के लिए जो अदम इस्तेहकाम जो है, जो हमने देखा है हमारी पॉलिसीज़ में, हमारे डिसीजंस में, इन PCB, वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, होना चाहिए। पहली बात यह है कि होना चाहिए। और जब उनका नाम आया था निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, तो उस वक्त ये तय हो गया था कि ये वज़ीर आज़म की तरफ से अब आ गए हैं नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में, तो ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होंगे। तो अब उनके चेयरमैन बनना तो चंद घंटों का खेल बाकी रह गया है, वो बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक अदम इस्तेहकाम कहते हैं कि उन्होंने उनके पास एक बड़ा चैलेंज है। ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना पाकिस्तान में बैक वक्त बहुत ज़्यादा एजाज़ की भी बात है और बहुत ज़्यादा आप तनकीद की जद में भी रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने निगरान वज़ीर आला की हैसियत से काम किया है। उन्होंने 1 साल तक लोगों ने देखा है। फिर आपको पता है कि वो एक मीडिया हाउस के भी मालिक हैं और इंतज़ामी सलाहियतों के हवाले से लोग उनके बारे में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें ज़रूर करते हैं। लेकिन जब आप क्रिकेट की तरफ आते हैं, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का शोबा है पाकिस्तान में। ये बराह रास्त पाकिस्तानियों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। आप जब वज़ीर आला होते हैं तो आप लोगों को डिक्टेट कर सकते हैं। एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल, आपको बेहतर फैसलों की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को लीग क्रिकेट का है। खिलाड़ियों का पूल कैसे बढ़ाना है,
अदम इस्तेहकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के ताल्लुकात है, और सबसे बढ़कर 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। अपने स्टेडियम्स को कैसे बिल्ड करना है, उनकी तज़ीन व आराइश कैसे करनी है, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो जूनियर क्रिकेट के प्लान्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किन लोगों को लगाना है। मतलब ये क्रिकेट क्योंकि एक साल में जिस तरीके से मतलब आगे जो है ना चीजें बड़े इंपॉर्टेंट और टफ डिसीजंस आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, क्योंकि जैसे भी आपने बात की यहाँ पे यू कैन नॉट डिक्टेट बट यू हैव टू मेक गुड पॉलिसीज फॉर देम। बहुत शुक्रिया जी, हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मुफस्सिल हमने गुफ्तगू की। हमारे थैंक यू जी, हमारे स्टाफ तक मौजूद हैं। आपको पता है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप हो रहा है, उस हवाले से भी हमने बात की, और आज बड़ा इंपॉर्टेंट है नए जो है पीसीबी तैनाती के हवाले से, उस पर भी हमने बात की। अब ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा बहुत मैं मूड चेंज करती हूँ क्योंकि हल्की से ना फ़िज़ा चेंज करना भी ज़रूरी होता है। पिछले दिनों आप देखा कि कराची में एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की तारुफ़ी तकरीब हुई। ये फ़िल्म आयशा गाजी ने प्रोड्यूस की है, जो कि बरतानिया में रहती हैं, और इस दस्तावेज़ी फ़िल्म का नाम है चेन एंड वेब। और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ उस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा का जवाब है जिसके तहत ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ख़ुसूसन अगर हम हिंदू बिरादरी के हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में उनकी लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनकी शादियाँ मुसलमान मर्दों से कर दी जाती हैं, फोर्स मैरिजेस की जहाँ पर हम बात करें। आयशा गाजी ने इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत तफसील से दिया है। आयशा गाजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं, और उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड वेलकम टू सुबह समा। सबसे पहले तो आयशा ये बताइए, जो टॉपिक आपने चुना, ये टॉपिक ऐसा है कि जिसकी वजह से बड़ी कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करना कितना इम्पॉर्टेंट आपने जाना, और फिर आपने तो उस पर फिल्म बना दी। सो व्हाट वाज द थॉट एंड व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट? देखिए, जैसे आपने कहा कि एक मुसलसल हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बुझाड़ है, और सिर्फ हमारे अपने मुल्क के अंदर नहीं है, अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर भी बात होती तो किसी को तो जवाब देना था। इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है, तो somebody had to speak up about it। और जब बात यह आती है कि बात अमेरिका तक चली जाती है, आपको शायद मालूम होगा कि इसी सिलसिले में यूके के 10 MPs ने, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ख़त लिखा कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। फिर सुषमा स्वराज के दौर में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो हमें इसमें उठानी पड़ी, एक ऐसा इल्ज़ाम का बोझ उठाना पड़ा जो हमारी सोसाइटी में हो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ मैं काफ़ी अर्से से ऑब्जर्व कर रही थी, और देन आई डिसाइडेड कि बजाय इसके कि किसी का इंतज़ार किया जाए, व्हाई डोंट आई डू इट माई सेल्फ, बिकॉज इफ आई गॉट द स्किल्स मे बी दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस प्रोपेगेंडा, एंड दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। और कितना टाइम लगा वैसे आपको, क्योंकि आपकी इस डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बड़ी मुफस्सल रिसर्च भी की है, सो इसमें कितना वक्त आपको दरकार था, कितने आपको साल लग गए इसमें? देखिए, रिसर्च टेक्स अ लॉन्ग टाइम ऑब्वियसली, लेकिन इसमें यह है कि कुछ हमारे पास पहले यहाँ पे रिसर्च हुई है, इस मौजू के ऊपर दोनों तरफ की रिसर्च हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे वहाँ पे जो सिंध में जो हमारे, मैं आपको कहूँगी कि हम तो सिर्फ कराची की हद तक बात करते हैं, कराची से निकल के भी एक बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल पूल है जिसको हमने कभी टच करने की कोशिश नहीं की। वो सब लोग खुद भी इस बारे में बात कर रहे थे, और ख़ास तौर पे आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि कुछ हमारे हिंदू बरादरी में से इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम ये क्यों प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। और इसको इस तरह की बातें करने से हमारी, बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो बड़ी एक मिसाली वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है सिंध में, जो पूरे दुनिया में इस तरह से नहीं मिलता, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात आ रही है। उनमें से खुद भी, जैसे गणपत राय भील और चंद एक और ऐसे लोग हैं, वो खुद भी ये बात कर रहे थे। तो इस सब डाटा को इकट्ठा करना, इस तरह के लोगों को इकट्ठा करना, फिर इन लोगों की जाहिर है कि इंडिविजुअली इनकी बात सुनना, इनकी बात में से अपनी जो हम जिस टेस्ट को जो डेवलप कर रहे हैं उसके एविडेंसेस इकट्ठे करना, ऑब्वियसली इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी। मैं पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे इस पर 1 साल से काम कर रही थी, और आपको मालूम है कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो जाहिर है कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का है। तो बुनियादी काम मेरा यही था कि जो निचली ज़ात के हिंदू हैं वो अभी तक इस अपने निजात से शनाख्त है उनकी, निचली ज़ात जिनको कहा जाता है, हम तो इसको नहीं मानते, खैर उससे निजात क्यों नहीं हासिल कर पा रहे। तो फिर मुझे अपने रिसर्च में पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है।
जिसमें फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल्कुल। नैरेटिव। और जैसे भी आयशा ने बात की ना कि जो निचली जातों के जो हिंदू के हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये इंडिया में तो बाकायदा फिल्म्स मौजूद हैं बड़ी बड़ी, जिसमें वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो जो निचली जात वाले हैं वो तो उनको इंसान भी नहीं समझते, तो वो एक तरह से उनका भी बड़ा उनका अपना ही मीडिया, उनकी अपनी फिल्म्स उनका चेहरा बेनकाब कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो आपने काम किया, एक ट्रुथ है जो कि लोगों के सामने रखना ज़रूरी था, प्रोपेगेंडा जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था, जो आपने अपनी फिल्म की थ्रू जिसकी कोशिश की है। आपने ट्रैवल कितना किया? आई एम श्योर कि आपने जगह जगह इसमें ट्रैवल भी किया और अंदरून सिंध में, क्योंकि स्पेसिफिकली जी इसके लिए देखिए इम्पोर्टेंट सबसे बात ये थी कि हम निचली जातों के हकूक़ की तो जानते हैं बात की, ठीक है। इंडिया में सब कुछ वहाँ पे हो रहा है और इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी निचली जातों ने अपने एक्टिविज्म की जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि फोर्स्ड कन्वर्जन का नैरेटिव जो खड़ा किया गया उसका इससे ताल्लुक क्या है। तो मेरे लिए खुद ही बड़ी हैरत की बात थी जब मेरे ऊपर ये बात खुली कि ये तो फोर्स्ड कन्वर्जन का तो इसीलिए खड़ा किया गया सारा जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि निचली जातें जो है वो स्किप ना करें हमारे जाल में से। और जैसे आप कह रही हैं जाहिर है कि ट्रैवल इसके लिए जहाँ का ये बुनियादी तौर पे जहाँ से ये रूट हो रहा है सारा प्रोपेगेंडा, आई हैड टू ट्रैवल ओवर देयर। ये मैं सिर्फ अगर ड्राइंग रूम बैठ के एक रिसर्च कर लेती और एक डॉक्यूमेंट्री कहीं पे भी दूर बैठ के बना लेती तो मुझे नहीं आना था। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मैंने खुद ग्राउंड रियलिटीज ना देखी हूँ, जब तक मैं उन लोगों से मिली ना हूँ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि फोर्सफुली कन्वर्टेड है, जबकि वो लोग खुद ये बात कह रहे हैं, मेरे सामने ये बात कह रहे हैं कि नहीं भी हम तो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं। और मतलब इतनी बड़ी तादाद है, हजारों। अच्छा आपने मुझे बताया, लोगों ने हम यूजुअली हमने देखा है कि गांव देहात में रहने वाले लोग ना बड़े शाय होते हैं, ये इतना जल्दी ओपन अप नहीं होते, तो आई एम श्योर कि आपको बड़ा एक तरह से टाइम लगा होगा और बड़ी मेहनत भी करनी पड़ी होगी कि वो लोग अपना जो सच है वो कैमरे के सामने रख सकें। देखिए इसमें दो बातें होती हैं, एक तो ये कि आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है, आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। जब आपके ऊपर ज़ाहिर है कि कॉन्फिडेंस करते हैं लोग, देन दे वांट टू स्पीक टू यू। द सेकंड थिंग इज व्हिच इज़ वेरी अमेजिंग फॉर मी एंड दैट विल बी वेरी अमेजिंग फॉर यू एज वेल, कि जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे, देखिए कन्वर्जन तो बहुत सारी होती हैं, फैमिलीज़ कन्वर्ट होने भी आती हैं, कुछ अकेले सिंगल बॉयज़ हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन हम चूँकि सिर्फ लड़कियों की बात करें, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि द गर्ल्स वांटेड टू टॉक, अपने बिहाफ पे वो खुद बात करना चाहती थी। और मुझे कहीं पे भी, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात करूँ, कहीं पे भी ये बात मुश्किल नहीं हुई कि मुझे लड़कियों को कन्विंस करना पड़े कि आप बात करें। दे वर वेटिंग टू बी हर्ड, क्योंकि हम ये करते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ तक नहीं पहुँचते, उन लोगों तक खुद जाने की तकलीफ नहीं करते, जबकि वो अपनी बात करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये इसका केस बताया, रीना और रवीना का केस जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कवर किया, इट वॉज अ वेरी बिग केस जिसमें सुषमा स्वराज ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को एक हार्ड टाइम दिया इंटरनेशनली। किसी ने तकलीफ नहीं की कि वो अपने ये पक्की सड़कों से और अपने ड्राइंग रूम से निकल के, इट्स जस्ट 5 आवर ड्राइव फ्रॉम कराची, 5 घंटे की नहीं तो थोड़ी ज़्यादा 6-7 घंटे किया, तो जाके खुद जाके मिलें तो सही ना, बात तो करके देखें। सो द गर्ल्स वर कीन टू टॉक, वो अपने बिहाफ पे खुद बात करना चाहती थी, वो खुद ये कहना चाहती थी कि आपने हमारी ज़िंदगी मुसीबत में डाली है ये सारे जबरी मजहब तब्दीली की बात करके, क्योंकि मुश्किलात उल्टा उनको हुई, बहुत ज़्यादा हुई, पहले सेशन कोर्ट जाने की, फिर उससे आगे। ज़्यादातर देहात के लोग हैं, ज़ाहिर है उनके लिए ये रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो कोर्ट्स में जाएं, तो उल्टा ये सारी जबरी मजहब तब्दीली की बात करके बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसा प्रोपेगेंडा ये इन लोगों की अपनी भी जान जो है वो खतरे में डाल देता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ आयशा गाजी मौजूद थी जिन्होंने फोर्स कन्वर्शन जो उसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो प्रोपेगेंडा उसका जवाब दिया अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। मुझे भी लेने एक छोटी सी ब्रेक में, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आप लोग कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। हो रही है मुल्क भर में इस वक्त बारिशें, और आपको पता है कि जब बारिश आती है तो साथ में बीमारियां भी आती हैं। मतलब क्या आप लोगों ने कुछ जुमले पकड़ के रखी हैं, बीमारियां भी आती हैं, तो हमें इसका ख्याल कैसे करना है? क्योंकि देखिए आजकल इस बारिश से पहले जो कभी कराची में हुई है वो तो खैर 1-2 दिन हुई है, लेकिन उससे पहले जो बारिश हुई उसमें क्या था कि दिन में मौसम और था, रात में मौसम और था। और इन 2 तब्दील मौसमों में लोगों की जो तबीयत है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो अजीब भी हो रही थी, तबीयत ख़राब भी हो रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो सर्दियों की तरह से सर्दियों वाली खुराक खाएं, वो गर्मियों वाली खुराक खाएं। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बड़ा जी समझ से बाहर हो रहा था कि भाई होना क्या चाहिए, बिकॉज वही बात ना, दिन में और टेम्परेचर, शाम में कुछ और टेम्परेचर।
लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और आपको पता है फिर जब बारिशें हो जाती हैं तो बारिशों में तो स्पेसिफिकली ताकीद की जाती है कि जी बाहर की आपने कोई मिर्च मसाला नहीं चीज़ें खानी ना, मतलब ठेलों से समोसे नहीं खाने, जबकि सबसे ज़्यादा वही चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है, हलवा पूड़ी खाने को दिल कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से मना करते हैं क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि स्पेसिफिकली रेनी सीज़न में, बरसात में फैलती हैं, इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हिरा ज़हीर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट फोकल हेल्थ स्पोक पर्सन भी हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जब बरसात होती है, ये जब बरसात ना भी हो, या 1-2 दिन की बारिशें भी होती हैं, ये किस तरीके से हमारी जो है वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती है? और ये बहुत से लोग कहते हैं जी नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, कोई बात नहीं जी, खुश्क मौसम है, जैसे बारिशें होंगी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बारिशों का ताल्लुक कैसे इन तमाम चीज़ों से? अच्छा, बारिशों से होता ही है कि जैसे ही बारिश प्रेसिपिटेशन तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से आप कहें कि हम जो ड्राइनेस की कंप्लेन तो ख़त्म हो जाती है, मगर जगह जगह जहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन होती है, पानी खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी आप कहें कि वेक्टर बॉर्न डिजीज, जिसको आप मच्छर वाली बीमारियां कह सकते हैं, डेंगू मलेरिया का ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर चिपचिपा मौसम होने की वजह से, ह्यूमिडिटी होने की वजह से फ्लाइज बहुत ज़्यादा आती हैं, हाउस फ्लाइज जिनको मक्खियाँ कहते हैं आम ज़बान में, उनका ज़्यादा हो जाता है। टाइफाइड की वबा फैलने का खदशा होता है। ज़्यादातर पेट के अमराज का खदशा हो जाता है, जैसे गैस्ट्राइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, कॉलरा, इस तरह की। जैसे अभी आप बात देखें कि जिस तरह से पानी सड़कों पे बहा है, सेवरेज का पानी और नॉर्मल लाइन का पानी आपस में मिला है, और दोबारा जहाँ जिन जगहों पे हम इस पानी को यूज करेंगे तो वहाँ पे लाजमी कॉलरा होगा। सही। और मुझे बताएं, बहुत सारे बाज़ारों में जहाँ पर हम देखते हैं कि जी बरसात का पानी खड़ा ही रहता है, और फिर देखते हैं कि उस पानी में एक वक्त के बाद ताफुन भी उठने लग जाता है, मक्खियाँ मच्छर वो तो वहाँ पे अपनी अलहदा से जगह बना ही लेते हैं, लेकिन जो आसपास जो दुकानें हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ पे मछली अब बिकती है, जहाँ पर चिकन बिकता है, जहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट्स बिकते हैं, वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और कौन कौन से ऐसे जरासीम है जाके वो उन तमाम तर खाने पीने की चीज़ों पर जा बैठते हैं? आप देखिए ना, सबसे ज्यादा तो मक्खियाँ, आप कहीं भी चले जाएं, मक्खियाँ इस कदर हर चीज पे बैठी होंगी, हम उसको कहीं सेफ्टी निज़ाम होता ही नहीं, हम कहीं भी गॉज या कोई जाली से रिलेटेड क्लोथ कोई इस तरह उसको प्रोटेक्ट करते ही नहीं। फिर स्प्रे वगैरह कोई ऐसी इक़दाम, अगर मेरी कोई जगह है और वो गंदी हो रही है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इंतजार करूँगी कि गवर्नमेंट आए और वो अपना रोल प्ले करे। वेयर इज माई प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस कि मैं अपनी चीज़ों को खुद बचाऊँ। अच्छा ठीक, चले मक्खियाँ वगैरह आना शुरू हो गई, मच्छर आना शुरू हो गए, फिर वही खुराक हम खा रहे हैं, जैसे भी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि भी समोसे भी खाने हैं तो हलवा पूरी भी खानी है। जिस तरह से वो ओपन रोड साइड पे कचरे कीचड़ के किनारे वहीं चस्के भी तो ले लेना। आप देखिए बारिश हो रही है, मजा ही तब आता है बारिश का जब आपके हाथ में पकौड़े हों, वो भी बाहर के, या फिर समोसे हो चाय के साथ, आपको पता ना तस्कीन नहीं मिलती रूह को तब तक। बिल्कुल ऐसा ही है, दिल तो बहुत चाहता है, मगर वो देखें ना कि फिर थोड़ी सी बदहतियाती आपको किस कदर ये बीमारियों की तरफ धकेल देती है, और फिर चलता है, फिर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। आप उसके बारे में क्या देखते हैं, आपके साथ पेरिल्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट आते हैं, ये जो हम खाते हैं घर में बनाए दैट इज वेरी हाइजीनिक से, बाहर ऐसे मौसम में जनाब क्या असूल से चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर हिरा ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो बात करें उन बीमारियों के हवाले से और कितना आपको मतलब एक तरीके से एहतियात करनी है कि इस मौसम में तो स्पेसिफिकली आपने बाहर की जो चाटें मिलती हैं बड़ी ज़बरदस्त, बड़े मतलब जिनका सोच मैं रही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पर यही वो टाइम है कि आपने इनसे इज्तनाब करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स जगह जगह बारिश का पानी भी खड़ा है, फिर वहाँ पे मच्छर भी हैं, वहाँ पे मक्खी भी हैं, फिर जब मक्खियाँ जाके बहुत सारी चीज़ों में बैठती हैं, फिर एक बीमारी दूसरी जगह बीमारी मुंतकिल करती हैं, फिर वो आपके पेट में जाके लैंड करती हैं, देन यू गेट सिक एंड वेरी वेरी सिक, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मुझे हल्का NA 243 के हवाले से जो है वो बात करनी है। आपको पता है कि जिसकी ये जो हल्का है इसकी कुल आबादी है 10,42,000 से ज़ायद, और इस इलाके में खुले हुए गटर हैं, पानी की अदम दस्तयाबी है, बड़े मसाइल जो हैं
बहुत ही हैं ऐसे इसके। इलाके के लोगों की जो बेशतर आमदनी है वो पानी ख़रीदने में सर्फ हो जाती है और गलियों में पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम मौजूद ही नहीं है। हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान जो हैं वो इस इलाके में गए और उन्होंने वहाँ आवाम से बातचीत की और ये जानने की कोशिश किया आइंदा इंतखाबात में इलाके के लोगों को सियासी उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें हैं। आपको दिखाते हैं। जी जनाब, तो इस वक्त हम हल्का यानी 243 में मौजूद हैं और यहाँ की सियासी सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करेंगे। पहले तो हम आपको ये बताएं कि इस हल्के की कुल आबादी 10,42,000 से ज़ायद है, जबकि यहाँ पर वोटर्स की तादाद तकरीबन 4.5 लाख है। तो उन्हीं वोटर्स से जानते हैं कि जी उनके मसाइल क्या हैं और अब वो क्या चाहते हैं कि मुंतखब कौन हो इस हल्के से और वो उनके मसाइल हल करे। तो बात करते हैं, क्या मसला है शेरशाह में? कोई मसाइल हैं या सही है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? यहाँ पे बहुत मसाइल हैं भाई। कैसे? ये आप देख लें, ये देख लो, गलियां देखो, गटर देखो, पानी नहीं आता यहाँ पे। क्या पानी का क्या सूरत हाल है? क्या सूरत है? पूरा शेरशाह जो है ना पैसों का पानी डाल रहे, पानी किधर आ रहे, कम आ रहे हैं ना। पीर जुमेरात का पानी 1.5-2 घंटे के लिए पानी आता है। फिर हम लोग टैंकर डलवाते हैं, 5-6 हज़ार का टैंकर आता है हर हफ्ते डलवाते हैं हम लोग। और सेवरेज का निज़ाम, पानी आपके सामने ही, सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। सही है, जगह जगह गटर उबले हुए होते हैं, स्कूल के बच्चे गिरते हैं, मदरसा के बच्चे गिरते हैं, लेडीज़ गिरती है, या कोई निकासी का काम नहीं है हमारे शेरशाह डी ब्लॉक में। गटर के मामला से कम नाले के मामला से निकल जाना चाहिए। 2024 चल रहा है, 2024 में भी वही हालात है जो पहले थे। अब भी पूछो किसी के पास तो क्या करना है, बोला भाई मेरा गटर का मसला है, मेरा सेवरेज का मसला है, मेरा पानी का मसला है, मेरा गली का मसला है, मेरा रोड का मसला है। कम से कम ये काम तो करे कि इस मामला से लोगों को निकल जाना चाहिए। अभी 2024 चल रहा है। कराची की अगर बात किसी ने ऐवानों में की है, चौकों में की है, चौराहों में की है, वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। NA 243 के इलाके मच्छर कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और मच्छर कॉलोनी में मसाइल बयान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाइल का अंबार है यहाँ पे। विजुअल्स में भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे भी कि ये नाला स्टॉप कहलाता है मच्छर कॉलोनी का। यहाँ पे ये पूरा जो है वो नाला खुला हुआ है और इसके गिर्द मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इसके गिर्द जो है वो बच्चे खेल रहे थे। मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा आप ऐसे ही खेलते हो रोज़ाना, कभी गिरे तो नहीं? तो ये खुद बता रहे हैं कि जी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी कोई बच्चा गिर जाता है फिर उसको महल्ले वाले जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो एक अजीब सा मंजर है, ना जाने क्यों कि आज तक इतनी हुकूमतें आई, इतनी गई, किसी को ये होश ना आया कि कम से कम इस नाले के ऊपर छती डाल दी जाए, इसको बंद किया जाए कि ये हादसात ना हो। क्या मसाइल हैं यहाँ? यहाँ के यही मसाइल है, नाले बंद होते हैं, पानी की तकलीफ है, गैस की तकलीफ है, बिजली की तकलीफ है, हर चीज़ की तकलीफ है। हर कोई मजदूर है, गरीब आदमी है, काम धंधा किसी का है नहीं, बच्चे गिर जाते हैं नाले में, कोई पूछने वाला नहीं है, न सफाई के लिए आते हैं कोई यहाँ पे। ये देखें जी बच्चे की बॉल वहाँ पे गिर गई है तो अब ये देखें जी आपके सामने ये मिसाल है, वो बांस के ज़रिए जो है वो बॉल निकालने की कोशिश कर रहा है मुसलसल। ख़ास तौर तो पहले पानी के, यहाँ पर हमें गंदा पानी भी पिलाया जाता है। अभी आप देखें मेरे हाथ में सिलेंडर है, ये मैं अपने घर के लिए सिलेंडर बनाने जा रहा हूँ, गैस। हज़ारों मसाइल हैं यहाँ पर, मसाइल कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना बिजली भी सही से है, ना गैस सही है, ना रोड के हस्ताहाल सही है। यहाँ पर हज़ारों परेशानियाँ हैं। 200 का पानी हम लोग 10,000 का ख़रीद के पीता हूँ अपने आप के तहत। गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है यहाँ पर। पानी का तो बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है, अगर है भी तो लोग जो ना अपना ज़ख़ीरा करते हैं, बेचते हैं, गरीबों की गलियों में तो नहीं जाता है पानी। अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं किसको वोट दें? आप यहाँ के देखो, अभी पिछले जमात इस्लामी नहीं थी, यहाँ तक जमात इस्लामी आ गई है। अगर मजीद अगर यहाँ के काम नहीं हुए तो हो सकता है पूरी कराची में जमात इस्लामी छा जाए। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, 4-5 साल में उन्हें कोई भी काम नहीं किया। ये मच्छर कॉलोनी की हालत देख रहे हो। तो इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? ये तो बदारी हैं, बदारी मल बजा के फिर चले जाएंगे। अल्लाह लगा करोड़ लगाएंगे, 5 करोड़ कमा के फिर चले जाएंगे, खत्म। तो मच्छर कॉलोनी में 50 साल में इतनी हुकूमतें आई, इतनी गई, कोई हालात तब्दील हुए? तोबे पड़ते, तोबे इनसे तोबे पड़ते, अल्लाह ताला इनका। जी बिल्कुल, किमाड़ी जैक्सन का जो इलाका है वो भी हल्का NA 243 में आता है। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। यहाँ पर भी कुछ उसी जैसे मसाइल का सामना है, यानी कि जो हमने दीगर इलाकों में देखा कि जी पानी का बड़ा मसला है, घरों तक पानी की फराहमी नहीं होती। यहाँ पर भी वही मसला हम देख रहे हैं। लोगों से मज़ीद बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं क्या मसाइल हैं किमाड़ी जैक्सन के? सर क्या कह सकते हैं, मसाइल तो वही है जो आप पूरे कराची घूमते रहते हैं, माशाल्लाह हम आपको टीवी में देखते रहते हैं। वही मसाइल जो पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरे कराची में, उसमें इजाफा इन्होंने तकरीबन कोई 50 गुना ज़्यादा कर दिया किमाड़ी में। पानी का मसला है यहाँ? बहुत सरसों का तेल की जगह पर पानी चलता है। इतना महंगा है? इतना माशाल्लाह महंगा चलता है। तो अभी क्या, अभी चंद दिनों में इंतखाबात हैं, वोट डालोगे आप?
हमारा तो दिल ही नहीं करता है वोट देने का कि किसको वोट दें। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। कुछ दिनों पहले ये देखो, ये आप देख रहे हैं कि ये गैस का पाइप डाल के ना इसको जोड़ा भी नहीं है, अधूरा छोड़ दिया है। तो अभी इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट दोगे? पीपल्स पार्टी को। वजह वो काम करवाते हैं। इलाके का तो बुरा हाल है आपके सामने, जो भी आपके सामने। यहाँ कचरे का ढेर लगे हुए, आगे जाओ नाले खुले हुए, न गैस है न पानी है, कुछ भी नहीं है। बिजली तो यहाँ होती ही नहीं है। ये जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं ना, ये भी इन दिनों में नजर आएंगे कि भाई वोट डालने के लिए आओ। ना कोई बच्चों के लिए अच्छे स्कूल है, ना हमारे लिए कोई प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे लोग ये बड़े पुरुमीद हैं कि जी हो सकता है कि इंतखाबात में कोई ऐसा आ जाए, मुंतखब हो जाए जो उनके ये मसाइल हल कर दे। अल्लाह करे वाकई कोई ऐसा आ जाए जो कि लोगों के मसाइल हल कर दे। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।